बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो 14 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल जिसको प्रपोज किया था हेनरी फ्यूल ने। हेनरी फ्यूल जो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना तो बनता है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, जिनका जन्म 1841 में हुआ था। He was the first person to identify the 4 functions of management, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया था। आगे बढ़ते हैं। His administrative theory focuses on managerial efficiency by controlling the cost of production, और ये कहते हैं कि आपका जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है उसको आप और बढ़ा सकते हैं और अपने काम को और इफेक्टिव वे में कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं सीधे इनके 14 प्रिंसिपल पर। अब ये 14 प्रिंसिपल क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, इस पर भी थोड़ा सा एक लाइन डाल लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। हालांकि जब पढ़ेंगे तो डिटेल में ही पढ़ना है। 14 प्रिंसिपल में इन्होंने ये कहा कि ये जो 14 प्रिंसिपल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए हैं, यानी कि मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैनेजर को अपनी कंपनी में काम करते हुए अपने वर्कर्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है उनके फंक्शनिंग को, उस पर्पस के लिए ये 14 फंक्शन इंपॉर्टेंट है। पहली चीज। दूसरी चीज, ऑर्गेनाइजेशन की वेल स्मूथ रनिंग के लिए और वेल स्ट्रक्चर होने के लिए, कह सकते हैं कि डिस्प्यूट लेस होने के लिए या ग्रीवियंस लेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ये 14 प्रिंसिपल बहुत हेल्पफुल हैं। अब वो कैसे हैं, चलिए इसको पढ़ के समझते हैं। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है बच्चों कि काम को बांट लो। काम को कैसे बांट लो? इस प्रिंसिपल ने कहा कि अगर आप सारा काम अपनी ही खोपड़ी पे लेकर करने बैठेंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं होगा। जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे क्या 5 ही हैं, किसी ने 6 ले रखे होंगे। अगर आप एक ही घंटे में सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करें तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो आप क्या करते हैं, अपना डिवीजन ऑफ वर्क कर लेते हैं कि अच्छा इस आधे घंटे में मैं ये वाला चैप्टर पढ़ लूंगा, इस 1 घंटे में ये थोड़ा सा मतलब हैवी सब्जेक्ट है, इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं। इसी तरह से कंपनी में भी होता है कि जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है उसको उसके अकॉर्डिंग काम बांट दिया जाता है, और जो एक्सपर्ट बंदा है फिर वो एक्सपर्ट तरीके से काम करेगा ना। चलिए अगला है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है ऑर्डर देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कोई ऑब्लिगेशन अपने साथ कैरी करना, यानी कि जवाबदेही, आंसरेबिलिटी अपने साथ कैरी करना। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आप जिसको अथॉरिटी दे रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए, उतनी बराबर की होनी चाहिए। क्लियर? अब ऐसा ना हो कि आपने मतलब मैनेजर है, बड़े आदमी है, आपने बस मुंह उठाया और बोल दिया कि सुनो रमेश ऐसा करना है कि ये काम हो जाना चाहिए। अब रमेश बेचारा जूनियर, उसने कहा ठीक है साहब हो जाएगा। तो तुम ऐसा करना, उनसे फाइल ले लेना और वो वाला काम निपटवा लेना, उनसे जाकर वो साइट देख लेना थोड़ी सी, बोल दिया आपने। उसके बाद आपने फिर बुलाया उसको, रमेश यार काम हो गया? कह सर आपने हमको काम तो बहुत सारा बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारी दे दी, अथॉरिटी कोई दी नहीं आपने कि मैं साइट पे जाके उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब मैं गया पर डंडे मार के भगा दी उन्होंने, बोले तुम कौन हो, तुम कोई ऑथराइज पर्सन ही नहीं हो पूछने के लिए। अक्सर ऐसा हो जाता है। तो यहां पर क्या था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारी दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। क्लियर? या फिर मान लो मैनेजर था, वो छुट्टी पर जा रहा था, उसने बुलाया, कह रहा अरे भाई रमेश आओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया यार, ऐसा करो कल ऑफिस तुम पूरा संभालोगे, ठीक है, कल से तुम्हारे पास पूरी पावर है। चले गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताई। अब एक बंदा नहीं आया, 2 बंदे गायब हो गए, फिर चाय पीने चले गए, वहीं से घर चले गए, वो लोग ऑफिस ही लौट के नहीं आए। ये रमेश बाबू आराम कर रहे हैं। मैनेजर लौट गया, बोला यार क्या कर दिया तुमने, पूरा ऑफिस बर्बाद कर दिया। बोले मैं क्या करता, आपने मुझे मेरा काम बताया ही नहीं, आपने मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं, सिर्फ अथॉरिटी देके चले गए कि पूरा ऑफिस तुम्हारा है आज से। तो यहां पर दोनों ही केसेस में क्या हुआ, एक जगह अथॉरिटी ज्यादा थी और एक जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी। क्लियर? तो कहने का मतलब है जहां पर जितनी अथॉरिटी दे रहे हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उसी के डिग्री ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट में, स्पैन में आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। क्लियर, दोनों चीज बैलेंस होनी चाहिए। अगला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आर सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस व्हिच एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो। अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हैं तो यू विल बी अंडर द डिसिप्लिनरी एक्शन, आपके ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। अब ये किस लिए जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जब डिसिप्लिन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो बड़े ही प्लान्ड वे में हो रहा होता है। कहते हैं कि जहां डिसिप्लिन होता है, सेल्फ डिसिप्लिन इसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर नई रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्यों? लेट्स से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम करते हैं, सॉरी 100 लोग काम करते हैं, बड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई नहीं, चलो 1000 कर लेते हैं, मेरी है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो 1000 लोग काम करते हैं। वो एकदम शार्प टाइम पर आते हैं, ऑन द टाइम आते हैं, अपना काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेरी किसी भी ऑफिशियल प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, काम करने के बाद वापस घर चले जाते हैं और किसी तरीके का मिसबिहेवियर भी नहीं करते। तो क्या है, क्या मुझे कोई फर्दर रूल एंड रेगुलेशन या स्ट्रिक्टनेस दिखाने की जरूरत है? नहीं। और इससे क्या होगा, जब मेरा ध्यान इन सब चीजों पर नहीं है तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की तरफ ध्यान दे सकता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने डिसिप्लिनरी मैटर्स में उलझी रहती है, इंटरनल डिस्प्यूट्स में उलझी रहती है, वो कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि जो आदेश दे रहा है वो सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, दो व्यक्ति किसी एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर नहीं दे सकते। क्यों और कैसे, ये आपकी लाइफ में होता है। आपकी लाइफ से एक एग्जांपल उठा रहा हूं। अगर आप घर में सबसे छोटे हैं तो होता क्या है, अक्सर एक ही टाइम पर दो आवाजें आती हैं, बेटा ये वाला काम करना, उधर से आवाज आई, अरे सुनो बेटा यहाँ आओ। अब आपको पता है कि किस जगह पर कौन सा काम बताया जा सकता है, लाइक नेचर ऑफ वर्क आपको पता है। तो आप क्या करते हैं, जहां आपको लगता है कि यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा इजी होगा, आप उधर की तरफ खसक लेते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन ने बुलाया आपको, कह रहे हमने तुमको बुलाया था, तुम आए नहीं, तो क्या, अरे उन्होंने बुलाया था तो मैं वहां चला गया, तो क्या करता है, एक टाइम में एक ही जगह तो जा पाऊंगा, ठीक है ना। हुआ गया, अब उस व्यक्ति ने किसी इंपॉर्टेंट काम से नहीं बुलाया था जहां आप चले गए, और पहले व्यक्ति ने इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया था, तो क्या हुआ, काम जो इंपॉर्टेंट काम था वो तो छूट गया ना, मिस हो गया ना। इसीलिए कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड होना जरूरी है। कैसे, एक कॉर्पोरेट एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से जो आपका मार्केटिंग मैनेजर था, उसने कहा सेल्स मैनेजर से कि भाई साहब ऐसा है, इस साल 10,000 यूनिट बिक जानी चाहिए, या इस महीने 10,000 यूनिट बिक जानी चाहिए। उधर से प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला सेल्स मैनेजर से, ना ना ज्यादा मत बेचना, क्योंकि प्रोडक्शन धीमा है अपना, इतनी बेच मत देना गलती से भी, वरना फिर हम प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे, सप्लाई नहीं दे पाएंगे, अपना उलझे रहना वहां पर बैठकर। अब क्या है, दो तरह के आदेश आ गए ना। अब बेचारा सेल्स मैनेजर क्या करेगा, ज्यादा बेचता है तो प्रोडक्शन वाले के अगेंस्ट चला जाता है, और अगर कम बेचता है तो मार्केटिंग वाले के अगेंस्ट चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए मार्केटिंग वाले ने फाइनेंस वाले को बोला कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, क्लियर। अब उधर से चार वाले ने बोल दिया नहीं नहीं, फंड की तो हमें ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमें रिक्रूटमेंट करना है, तो आप फंड यहां रिलीज कर दो। अब वो बेचारा फंस गया ना, किधर की तरफ रिलीज करे। तो यूनिटी ऑफ कमांड एक होनी चाहिए, एक ही आदमी उसको आदेश देगा तब तो काम बनेगा। अगर दो लोग एक ही व्यक्ति को काम करने के लिए कह रहे हैं तो वो उलझ के रह जाएगा, राजपाल यादव बन जाएगा, कुछ होगा नहीं उससे। फिर वही डायलॉग निकलेगा, या मैं भूतों से निकला हूं भूतू की, एक के बाद एक काम पकड़ा ही जा रहे हो, क्लियर। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है, एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक सुपीरियर ऑर्डर करेगा, दो लोग नहीं करेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट वन। सेंट्रलाइजेशन कहता है कि कंट्रोल ऑल द पावर इन योर हैंड्स। डिसेंट्रलाइज कहता है ओपन योर हैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट पावर अमंग योर एम्प्लॉइज। अब दोनों का इंपॉर्टेंस अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो आप सेंट्रलाइजेशन रखिए, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी की सारी बड़ी जो पावर्स हैं, जो डिसीजन टेकिंग पावर्स हैं, वो आपके हाथ में हो तो सेंट्रलाइजेशन कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके जो मैनेजर्स हैं, जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, वो डिसीजन लेने में कैपेबल हैं, तो डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, हाथ को खोल दीजिए, क्लियर। ये एक बहुत बढ़िया फंक्शन है अपने एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, प्लस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और स्पीड अप करने के लिए। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को इस तरह से समझिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। क्लियर? तो बेसिक कुछ डिपार्टमेंट तो होते ही होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है और आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। ये 3 डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं। अब अगर इन 3 डिपार्टमेंट की जो एम है, जो मोटिव है, इनका जो डायरेक्शन ऑफ वर्क है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ नहीं है तो कंपनी बर्बाद है, बेकार है और कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। अब पता लगा एचआर अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपने गोल लेकर चल रहा है, मार्केटिंग अपने गोल लेकर चल रही है, प्रोडक्शन अपने गोल लेकर चल रहा है, फाइनेंस वाला अपनी धुन में मगन है, तो क्या होगा? सब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। खैर, कोई भी एक जगह पर नहीं पहुंचेंगे। करना क्या होता है, इनके जो वर्क गाइडलाइंस होती है, जो वर्क डायरेक्शन होता है, इसको इस हिसाब से ड्राफ्ट करना होता है कि सबका जो एफर्ट है आखिरी में आके एक ही रास्ते पर मिलता हो। इसको इस तरह से समझिए कि लेट से ये यहां पर है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनके अपने अपने काम हैं, तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि इनके काम को इस हिसाब से मोल्ड करिए कि आखिरी में जाकर सबका काम एक बन जाए, ठीक, और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो जाए। तो इसका मतलब है यूनिफाइंग ऑल द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ डायरेक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और व्हिच डिराइव और ड्राइव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यूनिटी ऑफ ये डायरेक्शन होता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका हिंदी में मतलब समझिए, एक बार में दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। ये कहता है प्रिंसिपल कि अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना उसको बाद में रखो, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, जो इंटरेस्ट है, उसको ऊपर रखो। चक दे इंडिया, शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, उसमें उसने एक डायलॉग मारा था कि सबसे पहले अपने देश के लिए खेलो, फिर अपनी टीम के लिए खेलो, अगर फिर जान बच जाती है तो अपने लिए खेलो। ये वही चीज है। तो पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए काम करिए, फिर अपने डिपार्टमेंट के लिए करिए, और अगर उसके बाद अगर जान बचती है तो अपने लिए काम करिए। अगला है स्केलर चेन। स्केलर चेन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। लोवेस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोवेस्ट जो एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है, हाई टू लो, लो टू हाई, इसी को बोलते हैं स्केलर चेन। कैसे? इसको इस तरह से देखिए, अक्सर इसको पिरामिड के रूप में बनाया जाता है। तो दिस इज द हाईएस्ट वन एंड दिस इज द लोवेस्ट, इधर भी लोवेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इधर से इधर और इधर से इधर, ये क्या कहलाता है? लाइन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। क्लियर? इसी को स्केलर चेन कहते हैं। तो स्केलर चेन कहता है, इसका एम क्या है, इस प्रिंसिपल का एम क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो किधर से होनी चाहिए, या तो हाई से लो की तरफ जा रही हो या लो से हाई की तरफ जा रही हो। क्लियर? ऐसा ना हो कि बीच में कोई यहां पर बताए दे रहा है अपनी बात और ये वाले बता दे रहे हैं अपनी बात, बीच में वो चाचा चौधरी बैठे हुए हैं, वो इधर की बात उधर कर रहे हैं, उधर की बात इधर कर रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। लाइन ऑफ अथॉरिटी यानी कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना है, प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करना है। लेकिन इसमें एक चीज और आती है जो आप बुक में अक्सर देखेंगे अपने, एक लाइन इस तरह से बनी हुई है, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? गैंग प्लैंक कहता है कि दो लोग सेम पोस्ट के लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट के। कैसे? लेट्स से सबसे ऊपर सीईओ है, उसके बाद डीएम है, उसके बाद मैनेजर है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है। क्लियर? तो अब ये जो इस तरह से चल रहा है चेन, तो मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट इधर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इधर है। अब एचआर डिपार्टमेंट वाले को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करनी है, तो यहाँ का जो असिस्टेंट मैनेजर है वो डायरेक्ट उसके मैनेजर से बात नहीं कर सकता। वो किससे बात करेगा? अपने असिस्टेंट मैनेजर से बात करेगा सेम लेवल पर। क्लियर? फिर वो क्या करेगा, धीरे से, मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से कोई बात करनी है, तो क्या करेगा, असिस्टेंट मैनेजर से बात करेगा। लेट्स से यहां पर सीनियर मैनेजर है और ये सीनियर मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, एएम है, और यहां पर भी एएम है। तो ये अब इसको बात करनी है इनसे, तो क्या करेगा, पहले इनसे कम्युनिकेट करेगा, ये इंफॉर्मेशन ऊपर भेजेंगे। तो
सीनियर मैनेजर को बात पता चलेगी, सीनियर मैनेजर फिर अपने हाईएस्ट रैंक होल्डर से बात करेंगे और फिर इस चीज को रिसॉल्व किया जाएगा। तो यही है स्केलर चेन। स्केलर चेन कहता है in the process of the communication you have to follow the hierarchy and the line of communication, but in case of emergency or any assistance, two similar managers of different department can communicate between with the help of gangplank. Clear? The next one is remuneration. Remuneration कहता है कि हर एक एम्प्लॉय को उसके मेहनत और योग्यता के अनुसार पैसा मिलना चाहिए और कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट है पैसा इतना हो कि उसको डिससेटिस्फैक्शन ना हो। ये कहीं नहीं कहा गया कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, ये कहा गया है कि डिससेटिस्फैक्शन ना हो। अब ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन का क्या खेल है, चलिए समझते हैं। लेट्स से इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। लेट्स से बात कर लेते हैं कि ये एक लाइन है, सेटिस्फैक्शन लाइन है, ये इक्विलिब्रियम है, एकदम संतुष्ट, मतलब लाइक हाँ ठीक है, ओके ओके जिसको हम बोलते हैं ना, इसको कह सकते हैं ओके लाइन। इसके नीचे डिससेटिस्फैक्शन है और यहां पर है सुपर सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एम्प्लॉय को जो सैलरी होनी चाहिए वो इस सेकंड पोर्शन में आनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। अब हो सकता है वो इसी लाइन पर सैलरी दे रहा हो या हो सकता है इस लाइन पर दे रहा हो, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश और नेचर ऑफ वर्क, लेकिन डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए बंदा। रेम्यूनरेशन इतना होना चाहिए कि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज कहता है कि सेम काम के लिए, सेम पीस ऑफ वर्क के लिए सैलरी जो होगी वो सेम होगी बट डिफर करेगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ये भी चीज कहता है क्योंकि कई बार केस स्टडी आती है, अभी आप बिजनेस में जब केस स्टडी पढ़ेंगे तब बड़ी दिक्कत आएगी, तब बहुत से लोगों को लगता है इक्विटी का मामला है, लेकिन इक्विटी का मामला नहीं होता है। वो बात होती है रेम्यूनरेशन की। रेम्यूनरेशन कैन बी डिफरेंट ऑन द सेम पीस ऑफ वर्क और फॉर द सेम पीस ऑफ वर्क when there is a difference created by or created on the basis of experience. Let's say मैं हूं और मेरे साथ एक और व्यक्ति है, मैं फ्रेशर हूं और वो 10 साल के एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली ही विल गेट द मैक्सिमम सैलरी और मोर सैलरी देन मी। क्लियर? अगला है ऑर्डर। ये प्रिंसिपल कहता है जो चीज जहां पर है और ये जो चीज जहां से बिलोंग करती है वो चीज वहीं होनी चाहिए। जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर कहां होना चाहिए, बोर्ड के पास या जहां पर पेन केस रखा होगा वहां पर होना चाहिए। ये बाथरूम में नहीं होना चाहिए या ये आपके छत पे नहीं पड़ा होना चाहिए। शूज है तो शूज शूकेस में होना चाहिए, बेड के ऊपर नहीं पड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारी चीजों को जो ऑर्डर फॉर्म में रखता है वो ये प्रिंसिपल है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें जहां पर होनी चाहिए वहां नहीं होती, उसकी वजह से क्या होती है, मिसमैनेज हो जाती है या मिस कर जाती है वो और धीरे से पार कर जाते हैं लोग उसको। तो ये काम नहीं होना चाहिए। ऑर्डर प्रिंसिपल ये कहता है। इनिशिएटिव, ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयज इतने मोटिवेटेड होने चाहिए, इतने इनके अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होनी चाहिए कि वो काम को खुद से इनिशिएट करें। नए वेंचर्स जो है, नए प्रपोजल्स जो है उनको खुद से इनिशिएट करने की कोशिश करें, तब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है और ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्लियर? बाहुबली पिक्चर में क्या कहा था उसने, बाहुबली पिक्चर में कहा था कि जो राज्य का निर्माण होता है वो राजा से नहीं जनता से होता है। तो एक अच्छी कंपनी का निर्माण जो होता है वो मैनेजर से नहीं होता है, वो अच्छे एम्प्लॉयज से होता है। तो अगर एम्प्लॉयज इनिशिएटिव्स लेना चालू कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी अपने आप ग्रो करेगी। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल पे। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है कि अपने एम्प्लॉयज का जो जॉब है, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो जॉब रोल है उसको आप फ्रीक्वेंटली चेंज ना करें। जो जिस डेजिग्नेशन में, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको एक अच्छे खासे लंबे टेन्योर तक उसमें काम करने दें ताकि वो उसमें स्पेशलिटी या स्पेशलाइजेशन गेन कर सके और उस काम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। ट्रांसफर ऑफ जॉब जरूरी है डेफिनेटली, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। ये नहीं कि बस 6 महीने में मैंने चेंज कर दिया नेचर ऑफ वर्क, नहीं, फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। लेट्स से मैंने आपको डाला हार्डवेयर, उसमें क्या कहते हैं हार्डवेयर डिपार्टमेंट में डाल दिया, अब आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की हार्डवेयर असेंबल कर रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा नहीं, अब आपको सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, अब आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, आप सेल्स का देखेंगे काम। तो क्या हो रहा है, आपको मैं इतने फ्रीक्वेंटली नेचर ऑफ वर्क चेंज कर रहा हूं तो क्या है,
स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नहीं है, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यही प्रिंसिपल कहता है कि अपने पुराने इंप्लॉइज को, यानी कि ओल्ड इंप्लॉइज को, ओल्ड इज गोल्ड है जो, उनको रिटेन करके रखे अपना ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहीं बाहर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाने चाहिए। क्यों? अभी रामायण आ रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, विभीषण अलग हो गया था, लंका जल गई, रावण मर गया, क्लियर? तो अगर आपकी कंपनी कोई छोड़कर जाता है, वो भी डिससेटिस्फाई होके, तो समझ लीजिए वो आपके लिए विभीषण है। दूसरी कॉम्पिटिटर को जाके वो सारे आपके जो राज है वो बता देगा, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग है ना, वो सब जाके वहां डिस्क्लोज कर देगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल कहता है अपने पुराने इंप्लॉइज को तो बहुत संभाल के रखो भैया, पलकों पे बिठा के रखो, क्योंकि अगर वो चले गए तो वो आपका सारा गेम प्लान किसी और को बता देंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। तो दो चीजें हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में, पहला कि इनके काम को, किसी के भी एम्प्लॉय के काम को फ्रीक्वेंटली आप चेंज ना करें। दूसरा, जो पर्सन आपके यहाँ जॉब कर रहा है एक लंबे समय से, उसको रिटेन करने की कोशिश करें कि वो आपकी कंपनी छोड़कर ना जाए। 13वां क्वेश्चन है, 13वां प्रिंसिपल है आपका इक्विटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब बेसिकली और जनरली डिस्क्रिमिनेशन होता कैसे, लड़के लड़कियों को लेकर होता है, ठीक है ना, कुछ रीजनल बेसिस पर हो जाता है, कुछ कास्ट बेसिस पर हो जाता है, कुछ रिलीजियस बेसिस पे हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल कहता है किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन अगर होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ काम के बेसिस पर, क्लियर? काम और आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि व्हाट इज योर फाइन क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन, इसके बेसिस पर ही आपका डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। और ये डिस्क्रिमिनेशन है क्या? मैं आपको कौन सा काम दूंगा, मैं इस काम की कितनी सैलरी दूंगा आपको, ये आपकी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन पर ही तो डिपेंड करेगा। अब सपोज करो मैं और मेरा एक फ्रेंड जाए, मैंने बोला नहीं हम तो बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, हमने ग्रेजुएशन भी साथ में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी साथ में किया, इंटरव्यू भी साथ में दिया, जॉब भी साथ में करने जा रहे हो, और आप उसको दे रहे हो 1 लाख, मुझे दे रहे हो 10,000, किस खुशी में भैया? तो उसने बताया यार आपको चाय बनाने के लिए रखा है और उसको मैंने ना सीईओ की पोस्ट दे रखी है, तो मतलब अंतर तो होगा। मैंने कहा अच्छा, ये तो गलत बात है। तो काम के पैसे मुझे मिल रहे हैं, उसको काम, उसके काम के उसको पैसे मिल रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है किस बेसिस पर है? वर्क के बेसिस पर है, कोई अदर ऐसा रीजन नहीं जिसको आप कोर्ट में ले जाकर मामले को शू कर सकें, क्लियर? तो इक्विटी क्या है? किसी भी नॉनसेंस बेसिस पे ना, मैं इसको नॉनसेंस ही कहूंगा, नॉनसेंस बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगला है स्पिरिटी कॉर्प्स। इसका मतलब है एकता में ही शक्ति है। आपने बचपन में ही कहानी सुनी कि वो एक तिली थी, वो एक लकड़ी की वो थी, तिली उसको तोड़ देता है, फिर वो लकड़ी का गट्ठर होता है, वो उसको नहीं तोड़ पाता। सिमिलर यही है, अगर एक बंदा कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भागेगा और बाकी पीछे बैठे होंगे तो कभी कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर सारे लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? वो ऑर्गेनाइजेशन विद इन फ्यू डेज, ठीक है ना, जो भी उसका एक्सपेक्टेड टाइम टारगेट होगा उससे काफी कम समय में उसको अचीव कर लेगी, प्लस उसका जो अचीव करने का कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ वर्क ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि स्पिरिटी कॉर्प के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो एम्प्लॉइज अपनी इच्छा से इसमें काम कर रहे हैं वो एंथुसियास्टिक होते हैं और लॉन्ग विजनरी होते हैं, या कह सकते हैं वो विजनरी होते हैं, बहुत अच्छे फोरकास्टर्स होते हैं। तो वो हर चीज को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट बन जाते हैं। तो इन सारे प्रिंसिपल को समझने के लिए मैंने एक शॉर्टकट लिखी हुई है, एक्चुअली कॉपी की है कहीं से, ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, तो मैं सारा क्रेडिट नहीं लूंगा, क्रेडिट बाहर वाले को जाना चाहिए जिसने बनाया था। हमें सिर्फ पढ़ने और समझने से मतलब है। डैड यू सी यूएसएसआर, कोई कह रहा है डैड यू सी यूएसएसआर, डैडी ने क्या बोला? ओ आई सी। देखिए DAD ये पहला वर्ड लिया गया है, डैड यू सी, यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का डी मत देखिएगा, ठीक है ना, इसको मैं स्मॉल बना देता हूं इसीलिए। चलिए डिसेंट्रलाइजेशन, सिर्फ ये सी लिया गया है, ये UDAD यू, डैड यू सी USSR। तो डैडी ने क्या बोला? OISEEC, क्लियर?
आई होप कि ये प्रिंसिपल्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा सा एम्बिग्यूअस लगा आपको या जो समझ में ना आया हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल प्रोवाइड यू द सप्लीमेंट्री वीडियो. टिल देन, बी विद नॉलेज हैंगआउट एंड हैव अ नाइस डे.